बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आटे के हवाले से। रहीम यार खान में फ्लोर मिल्स के पास ना होगी गंदम और ना होगा आटा। फ्लोर मिल्स ने सरकारी गंदम का कोटा नामंजूर करार देते हुए हड़ताल कर दी है। जिले भर में 65 फ्लोर मिल्स एहतजाज बंद और सरकारी गंदम का कोटा भी नहीं उठाया जाएगा। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है आसिम सिद्दीक ने। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। खुराक की जानब से रहीम यार खान की फ्लोर मिल्स का कोटा 50% कम कर दिया गया। पहले एक बाडी के 12 बोरी दी जाती थी, मगर अब उसको कम करके 6 बोरी कर दी गई, जिस पर एहतजाजन रहीम यार खान की तमाम जो फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया और इसके अलावा गंदम का कोटा उठाने से भी इनकार कर दिया है। एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन उस्मान महमूद हमारे साथ मौजूद है। उस्मान साहब, आपने हड़ताल कर दी है, ये कब तक हड़ताल रहेगी, क्यों आप हड़ताल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि कल अलीम खान साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, उनका दौरा था भावलपुर में। उसमें उन्होंने अचानक से बैठे हुए एक फैसला दे दिया जो कि अपने ही कैबिनेट के खिलाफ है। कैबिनेट में ये फैसला हुआ था कि 13 बोरी जो है वो रहीम यार खान को मिलेगी पर बॉडी, जो कि पहले भी कम थी, मगर महकमा खुराक और फ्लोर मिल एसोसिएशन के इत्तेफाक के साथ हम उस पर अमल कर रहे थे, उनके साथ मिलकर चल रहे थे। मगर जो आज उन्होंने फैसला किया है कि 6 बोरी फी बॉडी जो कोटा कर दिया है, ये नहायत ही नाकाबिले कबूल है और ये इंडस्ट्री को जो तबाह करने के लिए एक सबसे बड़ा जो इक़दाम है वो ये है। देखिए, बात यह है कि 6 जो बोरी पर बॉडी फ्लोर मिल को मिलेगी तो पूरे महीने में फ्लोर मिल टोटल 24 घंटे चलेगी, पूरे एक माह में। तो मेरे ख्याल में आप खुद समझदार हैं कि जो एक फ्लोर मिल 23 घंटे या 24 घंटे पूरे एक माह में चलेगी, वो क्या करेगी। तो इंडस्ट्री मेरे ख्याल में स्क्रैप हो जाएगी और तबाह हो जाएगी। जो फ्लोर मिल इंडस्ट्री पहले ही बुहरान का शिकार है, जो फूड की नाकिस पॉलिसियाँ, वीट प्रोक्योरमेंट जो फ्लोर मिल्स को नहीं करने दी गई उसकी वजह से। तो हड़ताल का जो ऐलान हमने आज कल किया है हमने, उसमें हमने वाज़ेह बताया कि जब तक हमारे मुतालबात जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, कोई नाजायज़ नहीं है, वो पूरे नहीं होंगे, हम हड़ताल में रहेंगे, चाहे वो हफ्ता लगे, चाहे इसको जितना भी टाइम लगे। ना हम सरकारी कोटा उठाएंगे, ना हम आटा मार्केट में देंगे, ना ही हम प्राइवेट वीट की ग्राइंडिंग करके मार्केट में आटा देंगे। जायज मुतालिबात की तस्लीमती तक हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 8वें रोज भी चीनी गायब है, जबकि 4 दिनों से आटे का महदूद स्टॉक भी खत्म हो गया है, जिसके बायस शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा खरीदना सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह गया है। बात करेंगे इस हवाले से, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा इस हवाले से। रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर से शहरियों के लिए चीनी और आटा खरीदना अब ख्वाब बन चुका है। रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर पे पिछले 8 दिनों से चीनी दस्तयाब भी नहीं है। इसके साथ साथ जो आटे का महदूद स्टॉक था वो भी 4 दिनों से खत्म है। आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी हमारे मौजूद से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि 8 दिनों से चीनी और 4 दिनों से जो आटा है वो दस्तयाब ही नहीं? हाँ जी, 8 दिन हो गए ना चीनी ना आटा है। 8-10 दिन हो गए चक्कर लगा लगा के ना चले गए, मिल नहीं रही। चीनी भी नहीं है, आटा भी नहीं है। मेहरबानी करके चीनी भी इधर भेज दें, आटा ही भेज दें। आप क्या कहना चाहेंगे कि चीनी की जो ओपन मार्केट और आटे की जो ओपन मार्केट में कीमतें बढ़ती जा रही हैं? हाँ जी। हुकूमत के रिलीफ पैकेजेस के बड़े बड़े ऐलानात हैं, मगर अमली इक़दाम बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और बहुत रेट बढ़ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। हाँ जी, बहुत अच्छे। आप कहाँ से आए हैं और ये बताएगा कि यहाँ पे चीनी भी नहीं है, आटा भी नहीं है? सऊदी अरब से आया हूँ छुट्टी पे। अच्छा, तो अभी ईद के बाद जाना है वापस। घर का राशन लेने के लिए? हाँ जी, घर का राशन लेने के लिए आए। आटा और चीनी नहीं है। ये खाने खाली पड़ी हैं, चीनी और आटा है? आटा नहीं है। इंतजामिया को चाहिए कि आटा और चीनी भेजें। बिल्कुल, यहाँ पे आटा और चीनी दोनों गायब हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। साबिक चेयरमैन आटा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हबीब लगारी कहते हैं, हुकूमती नाकिस पॉलिसीज की वजह से आटे के रेट में इजाफा हुआ। हुकूमत को गंदम की मैनेजमेंट नहीं आती, जबकि आइंदा दिनों में आटा मजीद महंगा होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। जी, आटा बुहरान के हवाले से दोबारा से फिर खबरें गर्म हैं और 70 वाला आटा कई जगहों पर 72 में भी मिल रहा है। इस सारी सूरत हाल में एक बड़ा ही वाजिया तजिया रखते हैं हबीब लगारी साहब, साबिक चेयरमैन हैं आटा एसोसिएशन का और पूरे जनूबी पंजाब, खास तौर पर पूरे पंजाब की डायमेक्स को जानते हैं, समझते हैं। एक अरसे तक पंजाब में रहे, लाहौर में भी रहे। तो लगारी साहब, ये हो क्या रहा है, क्यों इतना आटा? गरीब के लिए तो आटा सबसे जरूरी है, आपकी अपनी भी मिल है, तो आप लोग महंगा कर रहे हैं, क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से यहाँ सूरत हाल इंतहाई ख़राब है।
देखें, पूरे पंजाब में बल्कि जनूबी पंजाब में हमें 2 घंटे का कोटा दिया जा रहा है। 2 घंटा कोटा जब फूड डिपार्टमेंट हमें देगा तो उससे हमारे अखराजात भी पूरे नहीं होते। हमें लाजमी प्राइवेट गंदम जो है खरीदना पड़ती है, जो इस वक्त मार्केट में 2000 से 2100 रुपए उसका रेट है। जब 2000-2100 रुपए रेट गंदम हम लेंगे तो लाजमी ज़हर है फिर उसके हिसाब से हमें बेचना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था, गवर्नमेंट कोटा सही तरीके से देती और सही तरीके से हमसे आटा भी लेती और गवर्नमेंट हमें कोटा भी देती। तो इस तरीके से ज्यादा बेहतर तरीकाकार यही था, लेकिन ये प्राइवेट गंदम का रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आटे के रेट भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। मजीद भी बढ़ हुकूमती नाकिस पॉलिसीज की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। मोहसिन उल मुल्क आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ईद उल अज़हा के बाद गर्मी और हब्स बढ़ते ही बिहाड़ी में बर्फ के ब्लॉक की कीमतों में कोल्ड स्टोरेजेस की तरफ से खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। मांग में इजाफे की वजह से ब्लॉक की कीमत 150 रुपए तक इजाफा हो गया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से हाफिज साले मोहम्मद। ईद कुर्बान के बाद बर्फ के मांग के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया है, इसलिए कि लोगों ने अपने जो घर के फ्रिज हैं या फ्रीजर हैं उनके अंदर चूंकि गोश्त रखा हुआ है तो आम मार्केट के अंदर बर्फ की मांग के अंदर इजाफा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो बर्फ के कारखाने हैं उनकी तरफ से भी लोगों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा ज्यादती करनी शुरू कर दी गई है। उसकी वजह यही है कि जो ब्लॉक पहले 3 मन का था वो अब 1 मन का रह गया है। जो 300 रुपए का पहले ब्लॉक मिलता था 5 से 550 रुपए के अंदर फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुकानदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये बर्फ का ब्लॉक पहले कितना इसका वजन था और अब कितना है, और इसकी कीमत के अंदर कितना फर्क हुआ? पहले ब्लॉक 3.5 मन का था, अभी 1 मन का रह गया। पहले 3.5 मन का था, अब 1 मन का रह गया। तो इसकी कीमत के अंदर कितना इजाफा हुआ है? 150 रुपए का, 300 रुपए का और 450 रुपए का हो गया। बिल्कुल 150 रुपए का इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से मुल्तान में सीपीओ हसन रजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसी किस्म की बकिंग नहीं होनी, किसी किस्म के क्राइम को छुपाना नहीं है। जैसे कि उस दिन एडिशनल आईजी साहब ने भी कहा था कि रजिस्टर्ड क्राइम बढ़ेगा जरूर। जब आप फ्री हैंड देंगे और आप बिल्कुल ओपनली, तो वो क्राइम जो कि रजिस्टर नहीं होना था, क्राइम उतना ही होना है जितना हो गया है। जो ऑन ग्राउंड हो गया है वो हो गया है। जब आप उसको फिर रजिस्टर करने लगेंगे तो फिर हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कि एक आपको फिगर्स ऊपर जाते नजर आते हैं। गैंग्स मिक्स होते हैं, उसमें जब मिक्स होते हैं कुछ रिकॉर्डेड भी होते हैं, कुछ उसमें फ्रेश इंडक्शन भी हो चुकी होती है वक्त गुजरने के साथ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ह्यूमन मोबिलिटी की। इस वक्त हमारी जो मोबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है सोसाइटी के अंदर। ये जो एक गैंग था, इनको जब पॉइंटेशन हुई कि ये बेस था कराची में, और इनको जब पॉइंटेशन हुई इनके एक हमराही की तरफ से कि जी आए, एक काम है यहाँ पे मुल्तान में, तो दे ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम कराची टू मुल्तान ऑन अ मोटर बाइक। तो ये एक बड़े अचंभे की बात है कि 1100 किलोमीटर का फासला। नॉर्मली हम 50-60 किलोमीटर तो देखते हैं, लोग डेली बेसिस पे आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं मोटर बाइक पे, लेकिन कराची से ट्रेवल करना को 15-16 घंटों में, ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि अब जो मोबिलिटी की वजह से हमारा काम भी कितना मुश्किल हो गया है कि वो कराची से बाइक पे बैठकर आएंगे, वारदात करेंगे और उसी बाइक पे अगले दिन वो वापस रवाना हो जाएंगे। तो इससे जो है हमारी शायद स्पीड स्लो हो मे बी रिएक्ट करने की, लेकिन उनकी स्पीड अब इतनी तेज है। जी बिल्कुल जी, 3 इसमें जो अभी तक जो एविडेंस हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है 3, लेकिन हम उसको फर्दर प्रोब कर रहे हैं कि इसके अंदर पॉइंटेशन और साथ जो बैकअप के ऊपर टीम्स थी वो उनकी और थी, वो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन, वो उसमें हो सकता है कि हमें और भी क्लूज मिल जाए। जी, इसको तोड़ने की हमारी अभी सरदस्त जो कोशिश चल रही है वो आईजी साहब की तरफ से हमें बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर केस में आपने शनाख्त परेड करवानी है। और वो इस वक्त हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लेनेंट से मुलजम की शनाख्त करवाई जाए, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग पीस ऑफ एविडेंस है उसको सजा दिलवाने के लिए। तो ये इस वक्त हमारी स्ट्रेटजी में चेंज आया हुआ है। जी बिल्कुल, ये एक ओवरऑल जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें हम अपना हत्तुल इम्कान हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके थ्रू डिलीवर करें
और इसमें जैसे कि मैंने बताया है कि शनाख्त परेड का इस वक्त जो हमारा फोकस है वो इंशाल्लाह उसमें डिलीवर करेगा और इनको सजा दिलवाने में उसका एक रोल साबित होगा। उनको रातों को रिकवरी के लिए ले जाया जाता था। ये आपके दौर में इतने सीरियस से पकड़े गए हैं, तो इनको रातों को रिकवरी के लिए लेके जाएंगे जी इंशाल्लाह हम दिन को रिकवरी इनसे करेंगे। सीपीओ हसन रजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। 10 अगस्त से मेट्रो रूट पर 35 बसों और फीडर रूट्स पर 90 बसों के जरिए मुसाफिरों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने का सिलसिला बहाल हो जाएगा। मेट्रो रूट्स पर इंतजामात मुकम्मल। जबकि तर्जुमान मेट्रो बस सर्विस का कहना है कि पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने भी अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे रजा मलिक। रजा बताएगा कि कोरोना के बायस जो सिलसिला जदीद सफरी सहूलियात का जो सिलसिला मुनक़ता हुआ था वो बहाल होने जा रहा है। हुकूमत ने मेट्रो बस सर्विस को जो है वो बहाल करने का आंदिया दे दिया और इस हवाले से 10 अगस्त से जो है वो बाकायदा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की जो मेट्रो सर्विस है उसके साथ साथ जो फीडर बसें हैं उनके जो जदीद सफरी सहूलियात हैं वो मैसर हो सकेंगी, लोगों को दस्तियाब हो सकेंगी। इस हवाले से तमाम तर जो इंतजामात हैं उनकी तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन मेट्रो बस सर्विस के जो तर्जमान है उनका कहना है कि अब ताहाल जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है उसकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हो। नोटिफिकेशन मौसूल होते ही तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं और जो बस सर्विस का जो ऑपरेशन है वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है और इस हवाले से जो हुकूमती SOPs आएंगे मुसाफिरों की देखभाल के हवाले से जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर हेल्थ की तरफ से जारी किए जाएंगे उनके मुताबिक मुसाफिरों को जो है वो जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार हैं। मुल्तान मेट्रो रूट पर जो 18.5 किलोमीटर तवील रूट है उस पर तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से हुकूमत का तमाम कारोबारी मराकज खोलने का फैसला। मुल्तान में जुमे के रोज बहाल रहने का आज आखिरी रोज। ताजिरों ने जुमे के रोज कारोबार बंद रखने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं इकबाल सादिक। जी इकबाल। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तमाम कारोबारी मराकज खोलने का ऐलान कर दिया गया है। हफ्ता और इतवार का जब रोज गुजर जाएगा तो मंडे से ये जितने भी कारोबार हैं वो रोज पर ये काम करेंगे, फुल टाइम ये कारोबार अपना जारी रख सकेंगे जितने भी ताजर हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर नायब चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान शेख अकरम हकीम। इनसे हम जानते हैं कि कौन सा रोज कारोबार बंद रखेंगे, ये कैसा फैसला है और कारोबार किस रोज बंद रखेंगे। इकबाल, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पंजाब के वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा उन्होंने फैसला किया कि हम पूरे पाकिस्तान के ताजिर दुकानें खोलें और एक रोज़ दुकानें बंद रखें। जैसे कि पहले भी एक हफ्ते में 1-2 रोज़ की दुकानें बंद होती थी। मैं पाकिस्तान की आवाम से, जनूबी पंजाब की आवाम से, मुल्तान की आवाम से अपील करूँगा कि वो जुम्मे के रोज़ दुकानें बंद रखें जैसे कि पहले भी दुकानें बंद रखते थे। जुम्मे के रोज़ बंद करने का मकसद सिर्फ यह है कि हम पाक साफ होकर तमाम लोग अल्लाह के यहाँ सजा रेज हों और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। जी बिल्कुल, जुमे के रोज ये कारोबार बंद रखेंगे। और मुल्तान के ताजिरों ने जुमे के रोज दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। इकबाल सादिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां लॉकडाउन खत्म होने पर ताजिरों ने खुशी का इजहार किया और बाजार में मिठाई तकसीम करके हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ तैयब से। बिल्कुल, बिलाखिर लॉकडाउन खत्म हो गया है। कारोबारी सरगर्मियां बहावलपुर के बाजारों के अंदर भरपूर तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं। तमाम दुकानें खुल चुकी हैं और ताजरों ने लॉकडाउन के अंदर जो कि हफ्ता और इतवार की छुट्टी होती थी और शाम में टाइम की पाबंदी होती थी वो तमाम खत्म कर दिया गया, जिसके ऊपर यहाँ पर मिठाई भी बांटी और खुशी का इजहार भी किया गया है। ताजरान हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। भाईजान ये बताइएगा, अब कोई टाइमिंग नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, जैसे दिल करेगा दुकान खोलेंगे, जैसे दिल चाहेगा दुकान बंद करेंगे, कैसा लग रहा है आपको इस वाले? भाईजान हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट के फैसले पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिठाई बांटी है पूरे बाजार के अंदर अपने ताजिरों को। ये हमारे लिए बड़ा अज़ियतनाक दौर था ताजिरों के लिए, क्योंकि हमारा हफ्ता इतवार कारोबार का अहम तरीन दिन था और हम इस पे गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी थी, हमने गवर्नमेंट से हमारी पहले दिन से एक हम ताजिर लोग हैं, हम खुद काम करने वाले लोग हैं, हम कोई खैरात पे पलने वाले लोग नहीं, हम कोई गवर्नमेंट से कोई तकादा नहीं करते। हमने हालांकि उस लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट ने हमारे से कोई इमदाद नहीं करी। इस चीज में हम कह सकते हैं कि ताजिरों के हवाले से कोई स्कीम कोई नहीं है गवर्नमेंट की, लेकिन
अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की रहमत से ये लॉकडाउन कोरोना खत्म हुआ है। अब इस तरह लग रहा है जैसे गम के बादल छट गए हैं। ठीक है जी, नूर का समा आ गया है। अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह कल हम अपना कारोबार भरपूर तरीके से करेंगे और हमें उम्मीद है अल्लाह की जात से, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे आपको सही बताएं, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह की जात से उम्मीद है। हमारे जितने नुकसानात हुए हैं अल्लाह इंशाअल्लाह हमारे पूरे करवाएगा। बिल्कुल पूरे करवाएगा। सर क्या कहेंगे आप, बाजार दोबारा फिर से खुल गए हैं, कैसा लग रहा है आपको इस वाले से? सर अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत हुई है हमारे पे। ये जो हमारे पे दिन गुजरे हैं लॉकडाउन के, ये बड़े अजियतनाक दिन गुजरे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक की इतनी रहमत हुई है कि अब हम अपने कारोबार, अपने बच्चों के, अपने घरों के मसाइल अब आसानी से मामलात हल कर सकेंगे। आसानी से हल कर सकेंगे जी। सर क्या कहेंगे आप, दुकानें खुल गई हैं, किराए की टेंशन नहीं होगी, बिजली के बिलों की टेंशन नहीं होगी? भाईजान जो मुश्किल वक्त अल्लाह पाक ने वो भी गुजार दिया। बहरहाल हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मेहरबानी की है, लॉकडाउन खत्म किया है, उनकी मेहरबानी है भाईजान जी, उनकी मेहरबानी है, लॉकडाउन खत्म कर दिया। बहावलपुर के ताजिरों ने खुशी का इजहार किया है। तैयब सैफ आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब का वाहिद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान का तौसील मंसूबा 8 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। ताहाल मंसूबा फर्ज का मुंतजिर, तौसी मंसूबे की लागत 3 अरब से ज्यादा तक पहुंच गई। तौसी मंसूबे को मुकम्मल होने के लिए मजीद 1 अरब से ज्यादा के फंड दरकार है। इसी हवाले से मैं ज्वाइन किया नुमाइंदा रोही बिलाल न्याजी ने। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मंसूबे के बात करें तो तोसी मंसूबा गुज़िश्ता 8 साल से नामुकम्मल है और इस हवाले से अब मजीद जो इस बजट में फंड जारी किए गए हैं उसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि यह मंसूबा मजीद 2 साल और लेगा मुकम्मल होने में। अगर हम बात करें तो 2012 में तोसी मंसूबा शुरू किया गया था और इस हवाले से साबका वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ के दौर में यह कहा गया था कि यहाँ पर 242 बेड का जो हॉस्पिटल है, नया ब्लॉक है, वो बनाया जाएगा। पहले 208 बेड का ये हॉस्पिटल है तो 500 बेड का हॉस्पिटल हो जाएगा, क्योंकि जनूबी पंजाब का ये वाहिद हॉस्पिटल है। लेकिन तकरीबन 8 साल गुजर गए हैं, फंड साबका हुकूमतों में भी नहीं आए और उसके साथ साथ इस हुकूमत को भी 2 साल गुजर चुके हैं। फंड की कमी के बायस जो मंसूबा है वो तवील होता जा रहा है, जो उसका तकरीबन लागत उसमें भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और अब तकरीबन ये मंसूबा 3 अरब रुपए से ज्यादा का हो चुका है और अब मजीद इसको मुकम्मल होने में 1.5 अरब मंसूबा 8 साल से ताखिर का शिकार है। बिलाल न्याजी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ का जिला भर में गैर मियारी खाद और अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फील्ड अफसरान समेत एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी गई। किसानों को गैर मियारी खाद की निशानदेही की हिदायत कर दी गई। अपडेट करेंगे इस हवाले से आमिर डोगर। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ की जानिब से एक बड़ा इकदाम किया गया कि मुजफ्फरगढ़ में गैर मयारी खाद फरोख्त करने वाले डीलर, छोटे दुकानदार और दीगर जो एजेंसियों पर यह खाद फरोख्त की जाती है उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला जो वो किया गया। इस सिलसिले में एक और फैसला ये किया गया कि मुजफ्फरगढ़ जिला भर में जितने भी पेस्टिसाइड के डीलर हैं और जाली अद्वियात फरोख्त करने वाले जो अफराद हैं उनके खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में फील्ड अफसरान समेत जो अहलकार है महकमा ज़राअत से उन पर मुश्तमिल जो टीमें तश्कील दे दी गई, जो कि जिला मुजफ्फरगढ़ में जिनका काम सिर्फ ये होगा कि वो निशानदेही करेंगे कि किन किन इलाकों में जाली खाद और जाली अद्वियात जो है वो फरोख्त की जा रही हैं। इस सिलसिले में तर्जमान महकमा ज़राअत की जानिब से ये बताया गया कि जाली खाद फरोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दूसरी जानिब किसानों से भी मदद की अपील की गई है। किसानों से ये अपील की गई है कि अगर उन्हें शुबा होता है कि वो जाली खाद जो अपने खेतों में डाल चुकी हैं और जिसकी वजह से फसल को नुकसान पहुंच रहा है, तो किसानों को ये हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर में रिपोर्ट करें। किसानों की तमाम बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मेपको चीफ इतरत हुसैन ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इतरत हुसैन को वजारत पावर डिवीजन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव तैनात किया है। ताहिर महमूद को ओहदे से हटाने के बाद तैनाती की गई। सार्फिन के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। मेपको चीफ इतरत हुसैन का ऐसा कहना था, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि अफसरान को हिदायत की कि वो सार्फिन को बिजली की फराहमी यकीनी बनाए। जबकि बिजली चोरों और मुआवनत करने वालों की कंपनी में कोई जगह नहीं, ऐसा कहना था मेपको चीफ का। उन्होंने मजीद कहा कि नादहिंदगान और बिजली चोरों से रिकवरी का टास्क दे दिया। मेपको चीफ इतरत हुसैन की रोही से खुसूसी गुफ्तगू, तो आपको बता रहे हैं मेपको चीफ इतरत हुसैन ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इतरत हुसैन को वजारत पावर डिवीजन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव तैनात किया है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है सिप्रस ने। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में इतरत हुसैन को बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात किया गया है और वजारत पावर डिवीजन की हदायत की रोशनी में उन्होंने बतौर मेपको चीफ अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया और रोही टीवी से गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना है कि उनकी अवलीन तरजीह होगी कि मौजूदा जो मौसम की सूरत हाल है इसमें सार्फिन को बिला तत्तर बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब
क्योंकि पावर डिवीजन की हदायत की रोशनी में मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन भी किया जा रहा है और उनके कनेक्शन मुनक़ता करके मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। तो तमाम अफसरान को हदायत की है कि बिजली चोरों को जो डिटेक्शन बिल चार्ज किया जा रहा है उसकी वसूली और उसकी रिकवरी भी की जाए। मज़कूरा जो तैनाती है वो ताहिर महमूद जो बतौर मेप्को चीफ यहाँ पे फराइज़ अंजाम दे रहे थे, उनको चंद रोज़ कबल वजारत पावर डिवीजन ने सियासी मदाखलत की बुनियाद पर ओहदे से हटाया था, जिसके बाद नई तैनाती अमल में लाई गई और गुज़श्ता रोज़ ऑर्डर होने के बाद आज इतरत हुसैन ने बतौर मेप्को चीफ अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मेप्को चीफ इतरत हुसैन ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। शाहिद सिप्राब हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन बहावलपुर की कार्रवाई ज़रई पासबुक बनाने की बद में 6,000 रुपए रिश्वत लेने वाला पटवारी अपने मुंशी समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पटवारी और मुंशी के खिलाफ थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन बहावलपुर की कार्रवाई ज़रई पासबुक बनाने की मद में 6,000 रुपए रिश्वत लेने वाला पटवारी अपने मुंशी समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पटवारी और मुंशी के खिलाफ थाना एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चोलिस्तान में सादा लो चोलिस्तानियों को ब्लैकमेलर खवातीन गिरोह की जानिब से लूटने का मामला। डीपीओ बहावलपुर मोहम्मद सुहेब अशरफ का चोलिस्तानियों को ब्लैकमेल करके लूटने पर सख्त नोटिस लेते हुए पुलिस चौकी सथरी बंगला के इंचार्ज और तमाम एहलकारों को तब्दील कर दिया है। जबकि डीपीओ सुहेब अशरफ की जानिब से सादालू चोलिस्तानियों को तहफ्फुज देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की हिदायत कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं, चोलिस्तान में सादालू चोलिस्तानियों को ब्लैकमेलर खवातीन गिरोह की जानिब से लूटने का मामला। डीपीओ बहावलपुर सुहेब अशरफ का चोलिस्तानियों को ब्लैकमेल करके लूटने पर सख्त नोटिस लेते हुए पुलिस चौकी केथड़ी बंगला के इंचार्ज और तमाम एहलकारों को तब्दील कर दिया गया। डीपीओ सुहेब अशरफ की जानिब से सादालो चोलिस्तानियों को तहफ्फुज देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की हिदायत कर दी गई। दूसरी जानिब लिया में मुहर्रमुल हराम के मौके पर इंतजामात को बेहतरीन बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। टाउन कमेटी कोट सुल्तान के इंचार्ज मसरूर हुसैन ने लाइसेंस दारान के हमरा जुलूस रूट्स का विजिट किया। बात करेंगे इस हवाले से जाहिद सरफराज से, जाहिद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की आमद और इस वाले से जो ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो इक़दामात और इंतजामात का सिलसिला है उसको भी हतमी शक्ल दी जा रही है। इस वजह से अगर बात की तो आज टाउन कमेटी के इंचार्ज हैं मसरूर हुसैन अपनी टीम के हमरा कोट सुल्तान के मुख्तलिफ जो मजालिस के रूट्स हैं, जलूसों के जो रूट्स हैं उनका विजिट किया और विजिट के दौरान वहाँ पर जो इंतजामात थे उनको चेक भी किया। इस वजह से उन्होंने अज़ादारान जो है उसके साथ साथ जो मजालिस के मुंतज़मीन उनसे साथ मुलाकात भी की और तफसीली मीटिंग भी की। और मसरूर हुसैन साहब से मजीद जानते हैं, सर क्या इंतजामात देखे अपने और मजीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? सर ईद के बाद ये पहला विजिट है, पहले ईद पे मसरूफ रहे हम। आज मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो लाइसेंसदारान हैं इनके साथ मीटिंग की और हम जाके आज जो जहाँ मजालिस होनी है, जो जलूस जहाँ से रवाना होने वो सारा विजिट किया है, जलूस रूट का विजिट किया है। कहीं सलेब का मसला है, कहीं थोड़ा वो पैचअप का है, वो हम इंशाल्लाह कर देंगे। लाइटिंग वगैरह भी वो भी हम इंशाल्लाह एक हफ्ते में इनको क्लियर करके देंगे। अच्छा ये फरमाइएगा कि जो रूट्स हैं कितने रूट्स हैं मजालिस के और जुलूसों के जो निकलने हैं यहाँ पर? ये 3 जुलूस हैं सर, एक 7 और 8 की रात को जुलूस निकलना है, दूसरा 9 को जुलूस निकलना है और तीसरा जुलूस जो बड़ा जुलूस है वो 10 को निकलना है। और 10 की रात को जनाना जुलूस है मेहंदी वाला, वो भी निकलना है, वो भी रूट देखा है। और इधर मजालिस जो पूरे 10 दिन होती हैं इसी में हम बार गए, वो हम यकम से जनरेटर भी प्रोवाइड करेंगे और इधर लाइटिंग का भी खातिर खा इंतजाम करेंगे। बिल्कुल लाइटिंग का भी चेक किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, थैलेसीमिया के बच्चे खून की कमी का शिकार होने लगे, जिसके लिए कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब। जी बिल्कुल, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए और ख़ासतौर पर वो तमाम लोग जो कि एमरजेंसी के अंदर अस्पताल में आते हैं, उन तमाम को किसी भी सूरत में ब्लड की कमी का सामना ना करना पड़े, रीजनल ब्लड सेंटर मुख्तलिफ जगहों पे अपने कैंप्स लगाता रहता है। आज अगर हम बात करते हैं तो आज कंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल के अंदर यहाँ पर कैंप लगाया गया, जहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड के जो तमाम मुलाजमीन हैं उन्होंने आज यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ऐसा बताइएगा कितने ब्लड जो बैग्स हैं आपको यहाँ पर आज हासिल हुए हैं और कितनी कमी का सामना करना पड़ता है आपको अपने सेंटर के अंदर, और थैलेसीमिया के बच्चों को आप कितना ब्लड डोनेट करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। आज हम लोग कंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेरे तमाम शफीक चौधरी साहब के बहुत तावन के साथ और पाकिस्तान आर्मी के तावन के साथ आज हमने यहाँ कैंप लगाया है। अभी तक कैंप का आगाज़ है, 8-10 बोतलें हो चुकी हैं। उम्मीद है कि हमारा ये कैंप अभी चलेगा और लोग आ रहे हैं। और क्योंकि कुछ लोग डरे हुए हैं कि कोरोना की वजह से, हालांकि हमारे जो सिस्टम है हमारा
हम WHO के मुताबिक हम ब्लड लेते हैं, तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए हम ब्लड लेते हैं। तो मेरी इस वक्त जो ब्लड बैंक की सूरत हाल है, ब्लड बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है, किल्लत जो है ब्लड की। हमारे पास ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हर ग्रुप की हमें ज़रूरत है। थैलेसीमिया के बच्चों को हम तकरीबन 39,000 ब्लड की बोतलें तकरीबन पिछले 2.5 सालों में हम दे चुके हैं, बगैर पैसों के और बगैर डोनर के। इस वक्त बहावलपुर की आवाम ने हमसे अब तक जितना ताउन किया हम उनके मशकूर हैं, लेकिन इस वक्त हमें उन नौजवानों की ज़रूरत है कि जो सच्चे जज्बों के साथ आएँ। आज कंटोनमेंट बोर्ड के जितने भी मुलाजमीन थे, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत सच्चे जज्बों के साथ और नेकी के जज्बे के साथ हमें ब्लड दिया। लेकिन मेरी बहावलपुर के आवाम के साथ दर्दमंदाना गुजारिश है कि खुदा के वास्ते अपने घरों से निकलें, खून की बहुत ज़्यादा कमी है। आइंदा आने वाले दिनों में अगर खून ना मिला तो ये थैलेसीमिया के बच्चे मौत का शिकार हो सकते हैं। थैलेसीमिया मूजी मर्ज है, इनको हर महीने में 2 ब्लड की बोतलें लाजमी चाहिए होती हैं। बिल्कुल, थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रिमशा, आपने रिक्शे तो बहुत देखे होंगे, पर गाड़ी नुमा रिक्शा आपने देखा है? आपको बताएं, 4 पहियों वाली गाड़ी कहें या 3 पहियों वाला रिक्शा, शहर मुल्तान में ऐसी ही एक गाड़ी के चर्चे हैं जिसका नाम है रेगुलर रिक्शा कम और गाड़ी ज्यादा मुभाशे है। रेगुलर रिक्शा जब रोड पर निकलता है तो इसे देखने के लिए शहरियों का भी तांता बन जाता है। बात करेंगे इस हवाले से रियाज ने हमें ज्वाइन किया। बताएगा ये रेगुलर रिक्शा है या गाड़ी है? शहर मुल्तान में रेगुलर नामी गाड़ी की खूब चर्चे हैं, जो कि दिखने में या तो रिक्शा है या फिर मेहरान गाड़ी, क्योंकि इस रिक्शे की बनावट कुछ इस तरह की है कि अगर सामने से देखा जाए तो ये मेहरान गाड़ी लगती है, जबकि अगर इसकी बनावट को देखा जाए तो ये रिक्शा है। ये एक ऐसी मुनफरिद गाड़ी है जो रोड पे निकलती है तो शहरियों का तांता बन जाता है, शहरी इसको देखते हैं। जबकि इसके पीछे मेहनत जो है वो एक बुजुर्ग की है जिनका नाम मिर्जा मोहम्मद रमजान है। उन्होंने 3 साल की मेहनत करके इस गाड़ी को बनाया है। आज आपको इस गाड़ी के बारे में बताते हैं, उसको दिखाते हैं कि किस तरह से इस गाड़ी की बनावट है, जिसकी जो बॉडी है वो रिक्शे की है, लेकिन उसके सामने जो बोनट लगाया गया है वो मेहरान गाड़ी का लगाया गया है। बुजुर्ग मोहम्मद रमजान जिन्होंने 3 साल की मेहनत में इस गाड़ी को बनाया है, उनका ये कहना है कि उन्होंने कमो बेश इसमें तकरीबन 6 गाड़ियों का सामान इस्तेमाल किया। मुझे तफसीलात जानते हैं, आप बताइएगा ये कैसे आपको आइडिया आया और कैसे बनाई आपने? ये बचपन से ही मुझे कुछ करने का शौक था, लेकिन मसाइल मेरे साथ रहे हैं, जो अब जाके मुझे थोड़ा सा मौका मिला है और मेरे ज़हन में आया कि कुछ बन सकता है, तो ये शुरू किया मैंने। ये बताइएगा कितने साल में आपने बनाई है ये, और इसकी खुद बनाई है आपने? हाँ, ये सब कुछ मैंने खुद अपने ज़हन से किया है, और यानी कि 3 साल मुझे लगे हैं, लेकिन नौकरी करता था ना, तो उस वजह से मुझे कभी 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे इतना काम किया, ज़्यादा नहीं कर सका, इसी वजह से इतना अर्सा लग गया। बताइएगा इसका रेगुलर नाम क्यों रखा है आपने? रेगुलर रमजान से भी रेगुलर बनता है, और रायल से भी मेरा, पहले रायल की दुकानें मैंने खोली थी, बहुत सारी खोली हैं रायल के नाम से, तो आर मुझे वो रेगुलर में आया है जी। आर इनको जो है काफी लकी लगता है। मेरा कैमरा मुजाहिद सुल्तान आपको दिखा सके मजीद इस गाड़ी की बनावट, तो ये निहायत उम्दा और जाज़िबे नजर होने के साथ साथ शहरी भी इसको देखते हैं, जिसकी वजह से काफी जाज़िबे नजर, और यहाँ पर शहरियों का भी तांता बंधा जो इस गाड़ी को देखने के लिए आए हुए हैं। मोहम्मद रमजान बुजुर्ग ने हमें बताया है कि उन्होंने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसको बनाया, और इसको बनाने के लिए उन्होंने तमाम तरह के 3 साल की मेहनत के बाद तैयार किया गया है। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बताएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वफात पाने वाले मुलाजिमीन के बच्चों के टेस्ट के नतायज सामने आ गए हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं अलिशबास। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजमीन जो वफात पा चुके हैं, उनके बच्चों के टेस्ट लिए गए थे। जूनियर क्लर्क की भर्तियों के लिए टेस्ट के नताइज सामने आ गए हैं। 100 में से तकरीबन जो 7 उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं। उम्मीदवारों में सीईओ एजुकेशन की जानिब से ऑर्डर्स जो हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में आयशा नवाज, मोहम्मद नोमान, अरसलान मलिक, मोहम्मद सलमत, राना तलहा, आसमा बीबी और वसीम शाकिर शामिल है। मजीद इनको जो है ब्रीफिंग दे दी जाएगी कि इन्होंने कब से ज्वाइनिंग करनी है। ये एज अ जूनियर क्लर्क अपॉइंट होंगे। जी 7 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अलिशबास सिर्फ आप तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। पीएचए डीजे खान 9 अगस्त को प्लांटेशन करेगा। पीएचए की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आशिर अशफाक जी। आशिर बताइएगा क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं?
खान में 9 अगस्त को प्लांटेशन होने जा रही है और पीएच डीजी खान की जानिब से भी प्लांटेशन को भरपूर तरीके से मनाने के लिए, प्लांटेशन डे को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और डीजी खान में पीएचए की जानिब से कितना पौधे लगाएंगे और कौन कौन से मकामात पर लगाए जाएंगे, डीजी पीएचए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, 9 अगस्त को प्लांटेशन होने जा रही है और आपकी जानिब से भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, कितना पौधे लगाए जाएंगे और कौन कौन से मकामात पर लगाए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये जश्न आज़ादी आ रहा है तो जश्न आज़ादी की तकरीबात जो हैं वो उनमें सबसे मेन जो हम पीएचए वाले कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी पौधे लगाएं, शजरकारी मुहिम को इसका हिस्सा बनाएं। तो ये हम 9 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। इसको शजरकारी मुहिम जो है एक मैसिव तरीके से की जाएगी। इसका एक प्रोग्राम हमने तरतीब दे लिया है। उस प्रोग्राम के तहत हम मॉडल टाउन के रोड से स्टार्ट करेंगे और हमारा यही प्लान है कि हम इस शहर में, जैसे कि पहले भी एक हमारा प्लान चल रहा है, उसी की कंटिन्यूशन ये होगी कि हम यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन जो है वो अर्बन फॉरेस्ट्री जो है उसको लेके आएंगे और उसके साथ साथ हम चाह रहे हैं कि आप कुछ हम फ्लावरिंग ट्रीज भी इसमें शामिल करते जाएंगे ताकि शहर का एक ब्यूटिफिकेशन जो है वो भी बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। तो इस तरह से हमारा प्लान ये है कि जी इस सीज़न में और नेक्स्ट कमिंग सीज़न में हम 25,000 के करीब यहाँ पे पौधे लगाएंगे और इसमें शहर की जो पहले भी ब्यूटिफिकेशन का जो एलिमेंट है उसमें अब श्रब्स भी आ जाएंगी और फ्लावरिंग ट्रीज भी। इसके साथ साथ हम चाह रहे हैं कि जी एक जो बड़ा एक हमारा पीएचए एक्ट के तहत हमें एक एविकल्चर का जो जिसमें बर्ड्स की रीयरिंग का एक बंदोबस्त होता है, तो उस सिलसिले में भी हम फ्रूट ट्रीज पार्क्स के अंदर लगा रहे हैं। अब फ्रूट ट्रीज का ये फायदा है कि चले ह्यूमन बीइंग कंजम्पशन तो होती है, बट अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन कंजम्पशन ये सबसे बड़ा सोर्स भी होता है बर्ड्स के लिए भी। बर्ड्स के लिए बड़ी अट्रैक्शन होती है कि कम से कम बर्ड्स ये जब फ्रूट्स खाते हैं तो उसके बाद उनकी रीयरिंग का और उनकी आगे अफजाइश का, तो ये इस तरह से एक वाइल्ड लाइफ की प्रमोशन जो होती है वो भी इस तरह से हो जाएगी। तो ये हमारा प्लान जो है इंशाल्लाह 9 अगस्त से मैसिव तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पीएचए की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आशिर इशफाक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, यौम आज़ादी मनाने के लिए मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी तैयारियां जारी हैं। बात करेंगे इस हवाले से आमिर डोगर से। आमिर बताएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ स्पोर्ट्स ग्राउंड रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ में 14 अगस्त की मुनासबत के हवाले से स्टॉल जो है मुख्तलिफ इलाकों में सजा दिए गए हैं और यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जो है वो जारी हैं। इस वक्त कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि यहाँ पर क्या खरीदने के लिए आए हैं और किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? 14 अगस्त वाले दिन मैं अपने घर को सजाऊंगा, झंडा भी लेके जाऊंगा, झंडियां भी और बैज भी लेके जाऊंगा घर। दुकानदार भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि क्या क्या मौजूद है आपके स्टॉल पर और किस तरीके से 14 अगस्त सेलिब्रेट की जाती है मुजफ्फरगढ़ में? वैरायटी है हमारी दुकान पे, अच्छा स्टॉल हमने बनाया हुआ है 14 अगस्त मनाने के लिए और अच्छे अच्छे गाहक आ रहे हैं हमारे पास, अच्छे दुकानदार हैं हम, अच्छा अच्छा सामान लगाया हुआ, हर वैरायटी रखी हुई है, खरीदारी कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में 14 अगस्त स्टॉल लगा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से उच्च शरीफ में भी यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। बात करेंगे इस हवाले से सजाद हुसैन से। सजाद बताएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आती जा रही है, शहर भर में जगह जगह पर यौम आज़ादी मनाने के लिए सजावटी सामान के स्टॉल सज चुके हैं, जिनमें बैजेज, चूड़ियाँ, झंडियाँ, बड़े बड़े झंडे और मुख्तलिफ किस्म के टोपियाँ, शर्टें और हर किस्म का जो है नुमाइशी सामान यहाँ पर सज चुका है। पूरा शहर जो है ना अपने सब्ज हलाली परचम में रंगा रंग चुका है और हमारे साथ यहाँ पर कुछ खरीदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि 14 अगस्त करीब आ रही है, आप यहाँ पर बच्चों के लिए खरीदारी करने के लिए आए, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त करीब आ रही है। जैसे ही 14 अगस्त करीब आती जा रही है, बच्चों का जोशो खरोश भी बढ़ता जा रहा है और हर साल की तरह इस साल भी बच्चों ने फरमाइश की है, चूड़ियाँ वगैरह, बैजेस वगैरह उनके लिए लेके जा रहे हैं, सूट वगैरह भी लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाएंगे और मोदी को बताएंगे कि पाकिस्तान जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, पाकिस्तान जिंदाबाद। उच्च शरीफ में भी 14 अगस्त को मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सजाद हुसैन आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कोटद्दू में 14 अगस्त को खूबसूरत अंदाज में मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं तैमूर अतहर। जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर में जगह जगह पर जश्न आज़ादी के हवाले से जो स्टॉल्स हैं वो सज चुके हैं। इस वक्त हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं। यहाँ पर झंडियाँ, बैजेस और फ्लैग्स, इसी के साथ साथ टोपियाँ, मफलर जो है उनकी जो फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। काफ़ी यहाँ पर जो शहरी हैं अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए। अगर मैं आपको स्टॉल पर बताता चलूँ तो इस वक्त स्टॉल पर जो है मुख्तलिफ यहाँ पर जो चीज़ें हैं, बैजेस हैं, फ्लैग्स वगैरह जो है यहाँ पर रखे हुए हैं और बच्चे जो हैं वो अपनी खरीदारी कर रहे हैं। कोई कैप्स ले रहा है, कोई एनेक्स ले रहे हैं और यहाँ पर
जो हैं वो अपनी आज़ादी को मनाने के हवाले से चीज़ें ली जा रही हैं। आप छोटे मुझे बताएं क्या क्या लिए अब तक, बताओ। ऐनक ली है, और क्या क्या ले रहे हो? टोपी ली है, बाजा लिया, झंडे, चूड़ियाँ। हाँ जी बिल्कुल, ये बच्चे थे जो ये देखें जी छोटे बहुत छोटे। शुक्रिया तैमूर अतहर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मियांवाली से ताल्लुक रखने वाली 105 साला बख्तावर बीबी ने पाकिस्तान अपनी आंखों से बनते देखा। मुअम्मर खातून का कहना है कि पाकिस्तान बना तो उनकी उम्र 20 साल थी। उन्होंने मजीद क्या कहा, इस हवाले से बता रहे हैं अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अम्मा बख्तावर के पास और अम्मा की इस वक्त जो उम्र है 105 साल से ज़ायद उम्र हो चुकी है। अम्मा ने अपनी आंखों से पाकिस्तान बनता देखा है। अम्मा ने अपनी आंखों से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाली जंगें देखी हैं। इन दिनों अम्मा जो है कम सुनती हैं और थोड़ा सा दिमागी तौर पे इनका मसला भी है, लेकिन बात कर लेती हैं, इनसे बात करते हैं कि अम्मा कितनी उम्र की थी जब पाकिस्तान बना है। अम्मा जी जेड़े पाकिस्तान बना आई तुम्हारी उम्र कितनी आई? मेरी उम्र हो गया 20 साल। 20 साल। वाह, जेड़े पाकिस्तान बनाए थे के महसूस थींदा है, के लगा है अम्मा, खुश थे आए? ओ काहे खुश थी ऐसे बचड़ा जो का बका अल्लाह वास्ते पैसे देते ऐसे गरीबां नूं बुथाजां नूं बड़े खुश थी ऐसे। ये शुक्र है पाक बनाए पाकिस्तान। हाँ अच्छा अम्मा ये दसाओ भाई जेड़े पाकिस्तान बनाई हाँ ते इत्थू वाले जेड़े हिंदुस्तान वाले मुसलमान हैं जेड़े पाकिस्तान आए हैं ते पाकिस्तान वाले हिंदू जेड़े उदे हिंदुस्तान गए हैं तो रोले रप्पे थे हैं, ओ कोई तुहानू याद है ओ तुसा अपनी अखी नाल लिटाई ओ किन्नी कहानी आई? उन्हां दियां रोटियां पकाइयां। अच्छा वो जेड़ी उडू वाहिद। अच्छा हाँ वो भावे ईसाई भी हैं ना बचड़ा, अस उन्हां दियां रोटियां पकाइयां, उन्हां दियां खिदमतां कीतियां। वो आते ने शाह असा के भावे जेड़े ही हो ना अता सारे वतन ते जो आयो असा उनकी बड़ी खिदमत की आई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अम्मा जी की बातें सुनी कि इसकी वक्त उन अम्मा जी की उम्र उस वक्त 20 साल थी जब पाकिस्तान बना। अम्मा ने अपनी आंखों से पाकिस्तान बनते देखा है। उसके अलावा अम्मा जी ने जंगें देखी हैं और अम्मा जी ने ये कहा है कि उस वक्त का पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में बहुत फर्क है। पाकिस्तान बनते अपनी आंखों से देखा है। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया इस हवाले से। न्यूज स्टूडियो से इतना ही।